तो ये एक जुनून है कि जब लड़ाई होती है तो हमारे गले में हार डाले जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे आके लोग हमें हार पहनाते हैं, लेकिन जब लड़ाई खत्म हो जाती है, 1 लाख आदमी दादरी में इकट्ठे करना वॉज एन इम्पॉसिबल जॉब। और कंडीशन ये लगाई गई थी कि अखबार में नहीं दोगे और होर्डिंग नहीं लगाओगे। तो पूछा गया कि क्या करें? घर घर जाइए, घर घर जाइए। और मैं फिर कह रहा हूं कि कोई सरकार डरती नहीं है किसी चीज से, वो सिर्फ डरती है गिरने की वजह से। ये लिमिटेड नंबर भी आज जो आपकी कंट्री की आंतरिक सुरक्षा है, जो भी कुछ है, उसको यही लेके चल रहा है। वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो साहब, आप अपने लिए सारे कानून बना सकते हैं और हमें हमारे मुल्क में ही एक सेकंड ग्रेड सिटीजन का खुलासा दिखा सकते हैं। ऐसा अन्याय क्यों? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੌਲਾ ਇਸ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकता है। में गए, हमें कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? कोर्ट में इसलिए जाना पड़ा कि हमारी बातें सुनी नहीं गई। पर हम ये चाहते हैं कि अगर आउट ऑफ द कोर्ट ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो बहुत बेहतर होगा। मोदी जी ही ये कर सकते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर। आज हम मोहाली में पंजाब में एक्स सर्विसमैन इकट्ठे हुए हैं। इस मकसद से कि एक विचार करें कि हमारी हैसियत क्या है। हम अपने आप को एक्स सर्विसमैन कहलवाते हैं, लेकिन पूरे एक इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनली एक्स सर्विसमैन एक क्या चीज़ है और किस प्रकार से हम लोगों को अपने जो सिस्टम है इसके अंदर अपनी आवाज़ रखनी है। एक आम आदमी के लिए देश के किसी भी आम आदमी के लिए 2 घर होते हैं, एक अपना घर और दूसरा भगवान का घर। एक वुमन के लिए, लेडी के लिए 3 घर होते हैं, एक अपना घर, एक ससुराल का घर और तीसरा भगवान का घर। एक फौजी के लिए एक ऐसी चीज है कि जिसके 4 घर होते हैं। एक अपना घर, एक फौज का घर, एक सिविल का घर और चौथा भगवान का घर। ये 4 घरों में से गुजरकर एक जो फौज में कदम रखता है उसकी एक पहचान बनती है। देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है और इस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देश ने ही सोचा कि हमारे पास एक ऐसा एक देशवासी होना चाहिए जो कि सिर्फ देश का हुक्म सुनेगा और देश के अंदर कुछ भी हो रहा हो वो ऐसी कसम खा के काम करेगा कि एक इंसानियत तौर पे, एक इंसानी रूप पे एक इंसान ने जैसे आगे ज़िंदगी काटनी है उसका भी वो हकदार नहीं होगा। आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हर एक्स सर्विसमैन की फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। 20 साल आर्म फोर्सेस में रहकर और 20 से 21 साल सिविल पे रहकर सिविल को
अभी एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस हद तक हम देश के तगड़े रखवाले थे, किस हद तक हमारे सिविल घर के अंदर हमारी इज्जत और हमारी ऑनर को देखा जा रहा है, और किस हद तक अपनी उम्र के साथ मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये 60-65 उम्र में आकर कुछ ऐसी कमियां हैं इस देश के लिए जिसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार थे, कि आज हमें खुद एक कन्फ्यूजन हुआ पड़ा है हमारे। मैं अपनी बात बोलूँगा क्योंकि एवरीबडी मे बी मोर वाइजर देन मी। एक ऐसा कन्फ्यूजन है कि क्या हम ये देश के लिए जो जी जान से अपना एक ज़िंदगी निकाल के आते हैं, कि क्या ये सिविल हम लोग को वो इज्जत दे रहा है जो हम एक विचार रखते हैं देश के लिए। यही एक पॉइंट है आज की एक्स सर्विसमैन मीटिंग का, एक विचार करने का। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जवान भी बैठे हैं, जेसीओ साहबान भी बैठे हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स हैं, रेगुलर ऑफिसर्स हैं, सीनियर रैंक्स के हैं, कर्नल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं। हम लोग यहाँ पर यही विचार करेंगे कि कहाँ पर हम लोग एज एन एक्स सर्विसमैन, हमारी किस प्रकार से ये देश हमें देख रहा है और हम देश को कैसे देख रहे हैं। इस एक प्रोटेस्ट के अंदर जैसी भी थी, वो प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो गए, उसमें मैं भी शामिल था। लेकिन आप देखिए इतनी स्पीड के साथ प्रोटेस्ट ख़त्म भी हो जाती है, सॉरी पहले कानून भी बदली हो जाता है, प्रोटेस्ट ख़त्म भी हो जाती है, और बड़ी कंफर्टेबली जो इलेक्शन के समय के मुताबिक कोई डिले नहीं है, कोई इंडिसिप्लिन नहीं है कहीं पर भी, और अभी इलेक्शंस का माहौल भी शुरू हो जाता है। और इलेक्शंस के माहौल के अंदर जिनको हम कहते थे नो फार्मर्स नो फूड, पता नहीं क्या कुछ कितने सब कुछ हुआ, सडनली वी फाइंड देम खड़े होकर अपने इलेक्शंस के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि यस दे आर मोस्ट वेलकम। नाउ एज एन एक्स सर्विसमैन हम कंफ्यूज्ड हैं कि देश के अंदर इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पूरा सड़कें रोक ली हैं, सिस्टम्स रोक लिए हैं, और सडनली एकदम से माहौल चेंज हो जाता है और अभी इलेक्शंस के लिए सब तैयार हैं, सब एक जैसे हैं। और यहाँ तक ही नहीं, इसी प्रोटेस्ट, इसी इलेक्शंस के लिए इसी पंजाब के अंदर कितनी जो सो कॉल्ड हमारे वो बॉसेस हैं, पॉलिटिकल इन डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स टेक्स द इम्पोर्टेंस, और पॉलिटिकल पावर जितनी थी उनकी, देखो किस प्रकार से उन्होंने अपनी हैसियत, अपनी पार्टीज, अपनी लॉयल्टीज, अपने कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ बदल दिए। कोई इधर से कोई उधर, कोई इधर से टूट रहा है, कोई उधर टूट रहा है, टोटल कंफ्यूजन। और हमारा जैसे जो एक्स सर्विसमैन है उसको ये नहीं पता लग रहा कि एक क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉलिटिकल पावर जो हमारे, जिन्होंने हमें देखना है एज ए सिविल, क्योंकि हमारे लिए तो सिविल यही है ना, हम तो एक सिस्टम के साथ चले थे, सिस्टम के साथ बाहर आए हैं, और इसका जो इफेक्ट हुआ है हम लोगों की जो नॉर्मल जिंदगी के अंदर, इट इज सो मच दैट एजुकेशन अफेक्टेड, हमारा खुद का जो हैसियत है उससे, हमारा जो बिजनेस है वो अफेक्टेड। ये गाड़ियाँ जो रुकी हुई हैं ये सारी, इट इज़ नॉट फॉर नो अदर रीज़न, ये इकोनॉमिकल जो चेंजेस आती हैं, पॉलिटिकल जो टर्मोइल आता है उसकी वजह से बिजनेस रुकते हैं, प्राइसेस आपके बढ़ जाते हैं, आपकी छोटी सी जो पेंशन है वो कम हो जाती है, एवरीथिंग इज अफेक्टेड, एजुकेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड, सो वी ऑल गेट अफेक्टेड, क्योंकि हमारा मीन्स ऑफ अर्निंग इज ओनली वन पेंशन। बट व्हेन आई फाउंड 2014 के अंदर द काइंड ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम जनरल से लेकर जवान तक जंतर मंतर पे खड़े हो गए, नारे लगा रहे हैं,
क्या इनजस्टिस हमारी पेंशन्स के साथ हुआ था 1973 के बाद, उसको 50-55 साल से जो इनजस्टिस चलता रहा उसने हमें एक झंझोर कर रख दिया। अ सोल्जर कभी हम सोच नहीं सकते हैं कि हम जंतर मंतर पे खड़े होंगे। ऐसा महसूस हो रहा था कि एक अर्जुन कृष्ण को तीर दिखा रहा है। ये ऐसी हमने लड़ाई कभी सोच सकते थे कि इसी इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर एज अ फौजी आई विल बी नारे लगाऊंगा मैं जंतर मंतर पे, खुद पे एक आई स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी बीइंग अ सोल्जर, बट देयर इज नो अदर वे व्हेन आई सी एक जवान से लेकर जनरल तक के साथ इनजस्टिस हुआ है। मिलिट्री रैंक के साथ इनजस्टिस हुआ है, और यही एक मिलिट्री रैंक है जो अगर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखें, आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज 1950 में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने फ्रेम किया 47-49 में, उसके अंदर आर्टिकल 18 में ये लिखा ऑल टाइटल्स अबॉलिश्ड, जो अपने आप को राजा महाराजा कुंवर रानी ये सारे ऑल अबॉलिश्ड। वो जब सारे आर्टिकल अबॉलिश कर दिए, लेकिन उसके अंदर एक क्लॉज लिखी एक्सेप्ट अवॉर्डीज एजुकेशनल लाइक डॉक्टर्स एंड मिलिट्री रैंक। दिस इज द ऑनर द कॉन्स्टिट्यूशन हैड गिवन टू द मिलिट्री रैंक, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो नायक हो, चाहे वो हवलदार हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, जो भी हो। जब तक हम लोगों ने OROP की खप नहीं पाई, हम लोग को OROP मिलनी मुश्किल हो गई। बट इसमें भी कोई शक नहीं है, गॉड ब्लेस हिज सोल, सिंसियरली आई एम टेलिंग यू, इट इज ओनली रक्षा मंत्री पारेकर जिसने अपनी टेक्निकल नॉलेज का फुल इस्तेमाल करके ये जो OROP के टेबल्स बनाए, literally he was getting it made daily on daily basis on his table. I'm privy to it. नहीं तो ये OROP टेबल नहीं बनने। वही गुड ओल्ड रूल्स जो थे हमारे, उसी के साथ से हमारी इज्जत या जो कुछ भी इन्होंने देना था उन्होंने देना था। हाँ, इतना जरूर है कि अभी पॉलिटिकल एक डिबेट चलती है, हु इज ये OROP दिया किसने। एक कहता है जी कांग्रेस ने दिया, दूसरा कहता है जी बीजेपी ने दिया। लेकिन द फैक्ट ये है कि 2015-2016 में कहीं पार्लियामेंट में भी कुछ डिस्कस हुआ था, कुछ अनाउंसमेंट रैलीज में भी हुई थी, लेकिन आखिरी में एक्स सर्विसमैन को जंतर मंतर पे रैलीज देकर जिस प्रकार से ये फार्म लॉस प्रोटेस्ट के बाद मिले थे, इनका जो भी सक्सेस मिली, आई डू नॉट नो व्हाट इज दैट, सक्सेस है कि नॉट सक्सेसफुल, बट OROP भी हमें वो, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर वो नारेबाजी नहीं होती तो शायद OROP नहीं मिलती। सो यहाँ पर आके एक एक्स सर्विसमैन के ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हमारी हैसियत क्या है। इज प्रोटेस्ट ओनली द आंसर? अभी मैं पंजाब में दोबारा आता हूँ। अब ये पंजाब में मैंने कम से कम 4 से 5 इलेक्शंस तो 4 इलेक्शंस तो मैंने नॉर्मल जनरल इलेक्शंस देखी हैं और 4 से 5 स्टेट इलेक्शंस देखी हैं। इसी के साथ 4 से 5 ये आपकी ये काउंसिल्स के इलेक्शंस देखी हैं। आई हैव रेड द एनवायरनमेंट वेरी ब्यूटिफुली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि जो भी पावर गेम है इलेक्शंस के अंदर ही है, दूसरा सब ऐसे एवं ही है। बिजनेस भी इसी के साथ रिलेटेड है, लोगों की इकोनॉमिक जो आगे डेवलपमेंट है वो भी इसी के साथ रिलेटेड है, जिसने भी बड़ा छोटा बनना है इसी के अंदर रिलेटेड है। पंजाबी कहते हैं जिन्होंने भी कुत्ता खाने का नहीं है वो भी ये चीज रिलेटेड है। हम भी इन्हीं की तरफ देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी के अंदर मेरा भी एक वोटिंग राइट है, वन वोट।
तो जब मैं वोट डालता हूं तो कॉन्शियसली या दिमागी तौर पर मैं भी चाहता हूं मेरे लिए भी कुछ होना चाहिए। और जब हम इस वोटिंग पावर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो फिर मैं देखता हूं हमारी स्ट्रेंथ ऐसे ही है जैसे आज आप इस इलाके में देख रहे हैं, हमारे इस पंडाल में या इस सम्मेलन में देख रहे हैं। अगर हम जोर लगाकर भी पूरी इस ट्राई सिटी के एक्स सर्विसमैन को बोल बोल के भी हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको दावे से कह सकता हूं स्ट्रेंथ हमारी इतनी ही रहेगी। क्यों? अगर जंतर मंतर में कोर स्पिरिट ना होती, रेजिमेंटल स्पिरिट्स नहीं होते, तो वहां पर जो एक जत्थे आए थे वो कोर स्पिरिट से आए थे या रेजिमेंटल स्पिरिट से आए थे या बटालियन स्पिरिट से आए थे? नो अदर वे। अभी जो विर्क साहब ने बोला था, रिपीटिशन के लिए बोल रहा हूँ, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। देखना है कि कातिल के बाजू में कितना दम है। मैं उसका उतना शेरो शायरी नहीं जानता जितना विर्क साहब जानते हैं। साथियों, आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, सिर्फ मेरा एक्स सर्विसमैन का रूप आपके सामने है। और जो दुख है, जिस तरह की प्रॉब्लम्स एक्स सर्विसमैन फेस कर रहे हैं, ये मैं आप लोगों को, जितने मेरे साथी आज आए हैं और उनसे 10 गुना लोगों को पीछे घर में भी छोड़ के आए हैं, भारतवर्ष की जनता को एक्स सर्विसमैन की जो प्रॉब्लम, एंड पर्टिकुलरली शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड ईसी कमीशन, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत पता नहीं है। अगर वो सारे हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम्स पता हो जाए तो काफ़ी कुछ हो सकता है। भाइयों और बहनों, कोई सरकार किसी चीज़ से नहीं डरती, वो डरती है सिर्फ गिरने से। कोई भी सरकार आ जाए वो किसी चीज़ से नहीं डरती, वो सिर्फ गिरने से डरती है। एक्स सर्विसमैन, देखिए, हम 26 लाख एक्स सर्विसमैन अभी भारतवर्ष में हैं, करीबन 6 लाख वीर नारियां हैं, तो 32 लाख हो गए। उनके बारे में वेरियस सरकार, भारत सरकार आती है, उनके लिए वेरियस डिपार्टमेंट बने हैं, उनके लिए बेटरमेंट के लिए कुछ किया जा रहा है। मुझे याद है 71 की लड़ाई मैंने लड़ी थी डॉक्टर होने के नाते भी। तो ये एक जुनून है कि जब लड़ाई होती है तो हमारे गले में हार डाले जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे आके लोग हमें हार पहनाते हैं, लेकिन जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है, इसके बाद एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन इज फॉरगॉटन। अब ये क्रेडिट कौन लेता है, लेते रहे, कोई फिक्र की बात नहीं है। पिछली सरकार तो 500 रुपये का बजट देकर चली गई थी एक्स सर्विसमैन का पेंशन के लिए, जो पेंशन उस वक्त की गई थी, और एक्सपेंडिचर इज इन 18,000 रुपीज़। 500 रुपये छोड़ के चली गई थी बजट में। एनीवे, उस वक्त हम फौजियों ने जोश किया और ये सोचा कि यार अब अगला प्राइम मिनिस्टर, देखिए पॉसिबिलिटी की बात है, और उस वक्त नरेंद्र भाई मोदी जी को एनडीए ने उठाया था। तो वो मुझे याद आ रहा है दादरी का सम्मेलन। मैं चश्मदीद गवाह हूँ और करने वाला भी था, उसका प्रोग्राम करने वाले में भी थे। लेकिन उस वक्त जो कट हुआ था, हमें कहा गया था कि 1 लाख आदमी होंगे तो मैं आऊंगा। 1 लाख आदमी दादरी में इकट्ठे करना वाज एन इम्पॉसिबल जॉब। और कंडीशन ये लगाई गई थी कि अखबार में नहीं दोगे और होर्डिंग नहीं लगाओगे। तो पूछा गया कि क्या करें, घर घर जाइए, घर घर जाइए। लेकिन जिस तरह से विर्क साहब और उपल साहब अभी घर घर गए, ये दिल्ली से आए हैं, लेकिन वो जो जोश होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और ये मैं आज ये कहना पूरे कन्विक्शन के साथ कहना चाहता हूँ कि कोई पॉलिटिशियन 20 आदमियों को सुनने के लिए नहीं आएगा। उसको तो ये हजूम होता, आईजी साहब के
फार्म में भी भरी होती, कुर्सियां सारी होती और यहाँ पे बहुत सारा कुछ होता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम करें तो करें क्या। प्रॉब्लम हमारी है कि हम सिंगुलरली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उपल साहब रक्षा मंत्री के दोस्त हो सकते हैं, विर्क साहब प्रधानमंत्री के दोस्त हो सकते हैं, बट यूनाइटेडली वी आर वेरी 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 वीक। और मैं फिर कह रहा हूं कि कोई सरकार डरती नहीं है किसी चीज से, वो सिर्फ डरती है गिरने की वजह से। अभी मैं किसानों के आंदोलन की सुन रहा था, बहुत सुन रहा था, पॉलिटिकल चीजें, बट आज मुद्दा एक ही है कि ये 1 रैंक 1 पेंशन हम लोग मानते हैं वो 69 to 70 मानते हैं। अगर हम 62 वाले और 71 वॉर वालों को देखा जाए या कारगिल वॉर वालों को देखा जाए, उन सब की एज, चाहे वो जवान हो, चाहे वो जेसीओ हो या वो ऑफिसर हो, क्योंकि जब जवान या जेसीओ जवान जब भर्ती होता है कम से कम 18-19 साल 20 साल का होता है, 22 साल का, जबकि उसकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो 20-21 साल का हो जाता है। उस एज के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करके देखो तो 62 और 65 वाले, उनके सबकी एज मोर देन 75 हो चुकी है। तो जो ये नंबर रह जाता है बहुत कमती है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को सबसे पहले युद्ध सम्मान जो है वो जवान से लेके ऑफिसर तक सबको एक दे देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनका भी टाइम है और ज़्यादा बोलने के सब तो कुछ कवर कर चुके हैं। थैंक यू। KP Singh, please come. You are needed. You are. Upal sir, Virt sir. I will just like to touch on one point. We've been into this process for last couple of years. Colonel Virk has been taking initiative for a long time. We really appreciate the efforts made by Colonel Virk and Captain Upal. Every time we try to get together, as Sadhvirya Sahab said, the head count failed. Till we have the head count, there's something missing in it. You know, I must have personally tried to contact at least 100 officers. Not many have turned up. You know, short service officers. Similarly, Colonel Virk would have done it, others would have done it. I think most of who are here would have done all that exercise. It didn't happen. So maybe there's a need to introspect, why don't we have the heads here? So that whenever next time, or otherwise also, we have to show a strength, and till then things may not move. Things shall not move. Let's get together, whoever are here, let's introspect, to get the heads together, to have the head count, to have the numbers. And not to take it further, thank you so much, sir. Virk sir. Thank you, ji. Colonel Virk sir has very emphatically, deliberately and lucidly covered all the aspects of ex-servicemen. उन्होंने पूरी तरह से इसको समझा दिया, बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या एक सर्विसमैन जिम्मेवारी होती है, कितने घर होते हैं. सो इट इज़ द मैसेज इज गॉन लाउड एंड क्लियर. बट हमारे आपके यहाँ पे इकट्ठे होने का उद्देश्य क्या है? वाई हैव वी गॉट अराउंड टुगेदर ओवर हियर फॉर दिस एक्स सर्विसमैन सम्मेलन? बिकॉज द क्वेश्चन इज वन रैंक वन प्रिविलेज. Now there are short service commissioned officers, there are other officers also, regular officers, but as far as the short service commissioned officers are concerned, इनको neglect और discriminate शुरू से किया जा रहा है और आज 55 साल हो गए. आज पूरे 2 साल हो जाते हैं जब गवर्नमेंट ने गेजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निकाला था और हमें एक्स सर्विसमैन. एक्स सर्विसमैन की परिभाषा के तहत आपको 2 ही प्रिविलेजेस मिलते हैं, पेंशन और कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी. उसके अलावा सब मिसलेनियस है कि इसकी मेंबरशिप मिल जाए, बच्चों को एजुकेशन मिल जाए. दोज आर कंसेशन, दीज आर प्रिविलेजेस एंड दीज आर योर राइट्स, दीज आर बोनाफाइड एंटाइटलमेंट. तो आज ये दिन हमने क्यों चुना कि अब यहाँ पे चुनाव की प्रतिक्रिया जारी है, एक इलेक्टोरल गेम खेला जा रहा है, इलेक्टोरल प्रोसेस हो रहा है. तो
तो उसमें हमारी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए या हमारी भी आवाज़ ये उठनी चाहिए और इसका रिड्रेसल होना चाहिए। ये जैसे कर्नल विर्क साहब ने कहा 0.22% ही इस कंट्री की पॉपुलेशन एक सर्विसमैन है, और यदि आप देखें तो इस मुल्क में 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स रिलीज्ड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नहीं है। इसको आप और कर्टेल करना चाहें तो 60 साल की उम्र से ऊपर तो आपको बहुत ही एक लिमिटेड नंबर मिलेगा, पर ये लिमिटेड नंबर भी आज जो आपकी कंट्री की आंतरिक सुरक्षा है, जो भी कुछ है, उसको यही लेके चल रहा है। अगर इस मुल्क में कुछ सही है या कुछ सही रूप से हो रहा है तो वो सिर्फ फौज के कारण है। बाकी आपकी सारी मशीनरी आप जानते हैं अच्छी तरह दरकिनार हो चुकी है। रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन, फ्लड्स, फ्यूरी, कुछ भी हो, हाँ जी हमें देशवासियों फौज पे भरोसा है। अरे फौज पे इतना भरोसा है तो फौज को इज्जत और डिग्निटी क्यों नहीं देते? एक 5000 आदमियों को पेंशन देने में आपका क्या जाता है, जहाँ की एक पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3-3 पेंशन लेता है, जबकि वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो साहब आप अपने लिए सारे कानून बना सकते हैं और हमें हमारे मुल्क में ही एक सेकंड ग्रेड सिटीजन का खुलासा दिखा सकते हैं। इनको जहां पता लग जाए ना इनकी कुर्सी डांवाडोल है, किस्सा कुर्सी का है, ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड जैसे कैप्टन केपी सर ने कहा, दिस इज ए गेम ऑफ नंबर्स। वी हैव टू बी मोर फ्रॉम द सॉलिडारिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मोर फ्रॉम द स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू टू टेल पीपल anyhow, nevertheless, even this much of gathering is not insufficient to highlight to the political class that what have you thought for us. आपके पास माइनॉरिटीज कमीशन है, आपके पास अदर बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन है, आप पार्लियामेंट में खड़े होके बाकी वो कर लेते हैं। आपने किसान आंदोलन में देख लिया क्या हो गया। वी आर ए डिसिप्लिन्ड क्लास, वी डू नॉट वाउच टू गो इन फॉर सच काइंड ऑफ अनरूली प्रोटेस्ट। पकड़ दकड़ कर दी, दिल्ली के रास्ते रोक दिए, बसें जला दी। दिस इज नॉट द एजेंडा विच वी हैव। वी आर टेलिंग यू इन ए वेरी सेन एंड डिग्निफाइड मैनर कि लिसन, गिव अस द ग्रांट फॉर दैट वी आर। The river is not gone river, the water is not gone river Nile to that extent you cannot make up. आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको जैसे टेबल के तहत ब्रिगेडियर साहब ने बताया 6 महीने 33 आपने टेबल बनाए हैं, तो कैप्टन का रैंक है, उसने 5 साल 8 साल 10 साल जो करी है उस पेंशन दे दीजिए। और इसका लाभ देखिए, दिस विल हैव ए 3-point इफेक्ट। जो तो पेंशन 60 साल से ऊपर है उनको उनके ड्यूज मिल जाएंगे, जो 5-1 हज़ार आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं उनको मोटिवेशन मिल जाएगी। आने वाला यूथ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, वो इंसेंटिवाइज हो जाएगा। तो आप एक काम कर रहे हैं जिससे आपकी सैन्य शक्ति बढ़ रही है। यू आर नॉट डूइंग इट कि उसने मांगा दे दिया, पता नहीं कल ये क्या करेगा। एक पेट्रोल पंप खोलने का लाइसेंस दे दिया, पता नहीं वो पेट्रोल पंप से क्या चलाएगा। इट इज नॉट दैट। ये अगर आप इसको डील समझते हैं, अगर आप इसको एक जो भी समझते हैं, इससे आपका फायदा ही है, बिकॉज योर कंट्रीज सिक्योरिटी इज एट जियोपार्डी। तो इससे ज्यादा खिलवाड़ ना करें। एक मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में इसको उठा के थ्रू कराने में कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और ये पॉलिटिकल समय, इसी बजट सेशन में यही पॉलिटिकल समय है जब आप ये कर सकते हैं। कुछ ज्यादा नहीं है। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी बहुत जवानों के साथ अच्छी तरह से प्रेरित होते हैं, उनको मोटिवेट करने इवन फर्स्ट मैन ऑन द फोरफ्रंट जाते हैं। जब इतना कुछ आप सेना पर भरोसा करते हैं और आपको अपनी कंट्री की सैन्य शक्ति और इकोनॉमी बढ़ाने का है, तो आप इसको क्यों 5-1 हज़ार आदमियों की उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अब हमारे यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, लेकिन हम ये भी याद उनको दिलाना चाहते हैं कि हम वो फौजी हैं जिन्हें मौका मिला और हमारे टाइम के अंदर ही ये शॉर्ट सर्विस और एमरजेंसी कमीशन स्टार्ट हो। बात ये है कि जब एक गोली, ये फर्क जानती कि एमरजेंसी और शॉर्ट सर्विस कमीशन और रेगुलर अफसर में क्या अंतर है, तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने थ्रू
बीजेपी में मोदी साहब ने बहुत कुछ किया फौजियों के लिए। हम ये चाहते हैं कि मोदी साहब जो गलतियां पिछली गवर्नमेंटों ने की हैं, अगर आप उनके पास ये मैसेज पहुंचा सकें कि ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं और जो ये ईसी ऑफिसर्स हैं जो कि हमारे से बहुत सीनियर हैं, 70s और 80s में हैं, और शॉर्ट सर्विस कमीशन जो 1965 से चल रहा है, जिन्होंने 71 की लड़ाई लड़ी है, ये इस वक्त 77-78 साल के हैं। मैं खुद SS9 का अफसर हूँ, आई एम रनिंग इन 77th ईयर। लेकिन जब हमारे डॉक्यूमेंट्स में 65 के अंदर बिफोर कोर्स स्टार्ट होने से पहले लिखा हुआ है कि पेंशन इज अंडर कंसिडरेशन, अगर 5 साल की नौकरी होती हम कहते चलो ठीक है, 5 साल के अंदर फैसिलिटी थी कंपटीशन में बैठने के लिए तो लोग चले गए, अच्छी बात है। लेकिन अब टेबल बन चुके हैं, OROP टेबल, जो 6 महीने से लेकर 33 ईयर्स तक बने हुए हैं। तो जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है और भी अगर पिछली गवर्नमेंट ने नहीं दिए तो हम इनके थ्रू मैसेज पहुँचाना चाहते हैं मोदी साहब के पास में कि जो गलतियाँ हैं उनको रेक्टिफाई करके इन लोगों को जिन्होंने 5 साल नौकरी की, 5 साल के बाद एक्सटेंड करके 10 साल कर दिया गया, 10 साल के बाद 14 साल कर दिया गया, अगर वो उस उम्र में वापस आते हैं, उनके पास उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, पढ़ने लायक हैं, उनके माँ बाप हैं जिनको लुक आफ्टर करना है, तो OROP टेबल के हिसाब से अगर उनको प्रो-रटा पेंशन मिल जाए, ये बात मोदी जी के पास पहुँचे और वो कुछ कर सके फौजियों के लिए, तो बहुत बेहतर होगा। हमको ये चीज़ें मांगनी नहीं चाहिए थी जबकि हमारे चार्टर में लिखा हुआ है, लेकिन हमें मांगना पड़ रहा है। तो हम यही कह सकते हैं क्योंकि फौजी हम बहुत थोड़े हैं, लेकिन जब मौका आता है तो हम अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे पता है कि मैंने गोलियों को फेस किया, दाएं बाएं गोले भी गिरते थे, लेकिन हमने फिर भी देश की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा। अब आप सबके थ्रू सवरिया साहब यहाँ पे हमारे बहुत बीजेपी के प्रत्याशी काउंसलर भी रह चुके हैं, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया और मैं आपको यह बताऊं कि जो एसोसिएशन हमने अभी बनाई है, हम कोर्ट में गए, हमें कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? कोर्ट में इसलिए जाना पड़ा कि हमारी बातें सुनी नहीं गई, पर हम ये चाहते हैं कि अगर आउट ऑफ द कोर्ट ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो बहुत बेहतर होगा। मोदी जी ही ये कर सकते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, और हम कुछ चुने हुए फौजी ही हैं जो कि हम देश के अंदर ये डिमांड कर रहे हैं। हमें डिमांड मांगना नहीं चाहिए था, भगवान से हम मांगते हैं हाथ जोड़ के कि जो तू दे रहा है हम खुश हैं। हम आपके थ्रू ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो गलतियां पिछली गवर्नमेंट ने की हैं उनको अगर रेक्टिफाई कर दें, और ये जो शॉर्ट अफसर हैं जो नौकरियां कर रहे हैं उनके दिल के ऊपर क्या बीतेगी कि 10 साल 14 साल नौकरी करने के बाद वो घर जाएंगे, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनकी डिग्निटी और ग्रेस कहाँ पर रहेगी। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि ये मैसेज अगर बीजेपी के थ्रू गवर्नमेंट को जाए और गवर्नमेंट कुछ कर सके तो ये शॉर्ट सर्विस और एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर जो अपने फ्लैग एंड के ऊपर हैं इनको मिले, और जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनका मोरल बूस्ट हो सके। और हम ये भी चाहते हैं कि अगर ये हो सके राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन हो और नॉमिनेट किया जाए कुछ हमारे फौज के ऑफिसर, और ये ना हो कि ये रेगुलर अफसर से जाएं। अगर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर में कुछ रिप्रेजेंटेशन इनको असेंबली में भी दे दिया जाए तो बहुत अच्छा हो। अपना पूरा बलिदान दे दिया अपने देश के लिए। आपकी मोटिवेशंस की वजह से ही आज जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर इस समय सर्विस कर रहे हैं, मोर देन 5000 पीपल इन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के अंदर इस समय सर्विस कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जो शॉर्ट सर्विस की हमें ज़रूरत पड़नी है, फ्यूचर जनरेशन के लिए जो मोटिवेशन मिली है आप लोगों जैसे मिली है, या डॉक्टर सवरिया यहाँ बैठे हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई में मेडिकल का काम किया है, यहाँ इतने सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं। सॉरी द स्ट्रेंथ इज़ लेस, बट मोटिवेशन में किसी को देश सेवा के लिए कभी कमी नहीं है। हाँ ठीक है, खामियाँ हुई हैं, ये कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई है कि ये जो आपकी मिलिट्री रैंक है उसको ऑनर नहीं मिला, और 55 साल हो गए हैं, 55 ईयर्स इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर, कि जिसके अंदर ये कैप्टन्स, मेजर्स जिन्होंने अपना बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ दे हैव गिवन टू द नेशन, बट आज भी इनको 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल रही है। वी आर डिमांडिंग इज प्रो राटा। आप लोगों को देख के ही
नेक्स्ट जनरेशन ने आगे आना है। और मुझे आज ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो कि मोहाली से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय संजीव वशिष्ठ जी आए खड़े हो रहे हैं इस कमिंग इलेक्शंस में, वो भी यहाँ पर पहुँच गए। एंड आई रिक्वेस्ट संजीव जी to please come and kindly give your views. What do you think about ex-servicemen and what all you can do for ex-servicemen? Thank you. My name is Sanjeev Vashisht. By education, I have done bachelor's of engineering in computer science, and I am an industrialist. I have been president of Mohali Industry Association, and during my tenure as president, I could go to High Court and get the international flight started from the airport in Mohali. So this was done when there was no chance that I would be the candidate of BJP from Mohali. This is back in 2017 I am talking, and that time we were in alliance with our that time alliance partner Akali Dal, and Mohali was not BJP's seat, it was coming under Akali Dal in seat sharing. But God has its own ways, and whatever God does is for your best. Sometimes we feel that the things are not your way, and then you curse why it has happened to me. But I personally feel after few years, when you analyze, introspect, you come to conclusion that whatever has happened for the best. Sir, my father is retired chief engineer, and I have two sisters. One is doctor. My elder brother-in-law is an IAS officer. My younger sister is an engineer, and her husband is also an engineer. My daughter is pursuing BE in computer science, and son is in grade 10. And my wife is postgraduate. She has done LLM from Punjab University, and she's a gold medalist. Why I am telling you all this is that I want to tell you that since I am representing my party, and there are few other fellow contestants from different parties, you should know the background of your candidate. ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੱਝ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। Though the assembly elections are all about state issues, but एक गल मननी पएगी कि मेरी 48 साल उम्र है, और 48 साल दे विच जे किसी प्रधानमंत्री नूं फौजी दे नाल मोढे दे नाल मोढा ला के खड़े होंदे देखिया ते मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी नूं देखिया, होर किसी व्यक्ति नूं नहीं देखिया। एंड आई एम श्योर if you think कि उन्होंने तुहाडियां डिमांड्स बारे शायद पूरी तरह पता नहीं होएगा, he must be working on it, he must be certainly doing something on it. Gujarat is one state which has issued notification कि फर्स्ट प्रायोरिटी दे जे कोई ऑफिसर फौजी अफसर किसी भी डिस्ट्रिक्ट सैक्रेटरीएट जाता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंसर्नड DM को प्रायोरिटी दे मिलना और काम करने। Not only that, we have seen Pradhan Mantri spending all his Diwalis and all his major festivals with the Faujis. So, je tadi demands, chahe I'm not talking about short service, I'm talking about the regular services. जिन्नियां pending demands सीगियां गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज करके उन्होंने क्लीयर किया, एंड आई एम वेरी सर्टन साडे पार्लीमेंटेरियन किरण खेर जी ने भी पार्लीमेंट च भी इशू चुक्या है। और इफ आई गॉड गिव्स मी ब्लैसिंग एंड इफ यू गाइज गिव मी ब्लैसिंग्स, मैनू जे मौका मिल गया तो मैं
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਾਂਗਾ। ਐਂਡ through my channels and through my friends and through my seniors I will try and put a word कि थोड़ा इनू एक्सपेक्टेड किया जाए, but I am sure Prime Minister must be working on it, क्योंकि वो जे सब तो ज़्यादा किसी दे नाल क्लोज फील करते हैं तो फौजियां नाल करते हैं। आपां पिछले 7 साल च देखा the way he has done everything to upgrade and make life easier for the military man, may it be ammunition, may it be equipment, may it be anything, you name it, and he has tried to do everything, and that is the reason मैनू बड़ा फकर हुंदा जदों मैं गल कहना कि when there was a standoff between China and India recently, when we compare it with 62 war, the odds were totally different this time. And मैं ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ। ਸੋ I don't mean to say that you are oldies, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫੌਜੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ, but we will keep trying and ensure that what you demand, your demands are met। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 100% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਲੋ ਸੋਲਜਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 5 years you spend and then you are off your own, or after 10 years or 14 years what one can do. He quoted his age also. So whatever you are saying is right, sir. There is no reason why anybody will not believe it, but मैं हैरान इस गल तो होना कई बार कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੌਲਾ ਇਸ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। And in the end I would like to request you, bless me, give your blessings to me, and I am sure ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਧੰਨਵਾਦ।